नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम लोग BEE यानी बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ रहे हैं और इसमें जो आपका पहला चैप्टर है वैद्युत की मूलभूत अवधारणा है, यानी बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो हमारा पहला चैप्टर देकर रखा है आपके बुक में, इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। इसके पहली वाले क्लास में मैंने आपको इस बुक का जो सिलेबस होता है, क्या क्या चीज़ें आपको पढ़ना है, इसके बारे में मैं आपको बताया था। आज इसका जो पहला चैप्टर है, जो कि वैद्युत की मूलभूत अवधारणा आपकी किताब में दिया गया है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्योंकि बच्चों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के छात्र हैं तो आगे की पढ़ाई करने के लिए ये जो आपका चैप्टर दिया गया है, इसको पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि ये जो आप बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आप पढ़ते हैं तो आगे जो भी आप चाहे सेकेंड ईयर में जाएं चाहे थर्ड ईयर में जाएं, तो वहाँ पर ये बुक आपके लिए बेस का काम करती है। यानी कोई भी आगे पढ़ाई आप करेंगे तो उसमें से कुछ न कुछ चीज़ें यहाँ से आपको देखने को मिलेगी। इसलिए चैप्टर आप ध्यान से पढ़िएगा। इस पर कुछ छोटी छोटी बातें आज मैं आपको बताऊँगा, जैसे पदार्थ क्या होता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, आवेश क्या होते हैं, अगली बात मैं बताऊँ तो विद्युत धारा क्या होती है, अगला परिपथ क्या होता है और परिपथ के तत्व क्या होते हैं। इन सभी बिंदुओं पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात आपको यहाँ पर दिख रहा है पदार्थ। तो दोस्तों, पदार्थ क्या होता है यह आपको पता होना चाहिए। पदार्थ, तो पदार्थ क्या होता है, किसे हम लोग पदार्थ कहते हैं, यह आपको पता होना चाहिए। परंतु फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि पदार्थ की जो परिभाषा होती है, यानी वे पदार्थ जिसकी कुछ भौतिक अवस्था हो तथा जिसका मास हो, मास का मतलब द्रव्यमान हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। उसे पदार्थ कहते हैं। और आप ये भी कह सकते हैं कि अगर कोई पदार्थ है, कोई पदार्थ का मतलब कोई अगर मैटर है, मैटर अगर आपके पास है, तो उस पदार्थ का अनुभव आप अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं। यानी जो आपके पास ज्ञानेंद्रियां हैं, जैसे मनुष्य के पास 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, जैसे वह इन ज्ञानेंद्रियों की सहायता से वह किसी चीज़ को भाप सकता है, किसी चीज़ का एहसास कर सकता है। जैसे आँख है, आँख के द्वारा हम लोग देखकर किसी चीज़ का पता लगा सकते हैं कि कोई चीज़ कैसी है, उसका शेप कैसा है, उसका आकार कैसा है। उसी तरह से हमारी नाक है, नाक के द्वारा हम लोग सूंघकर हम लोग किसी चीज़ के होने या न होने का आभास कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमारी जीवा है, जीवा के द्वारा हम लोग टेस्ट करके किसी भी चीज़ का पता लगा सकते हैं। उसके बाद हमारी स्किन है, स्किन के द्वारा भी हम लोग जाड़ा गर्मी बरसात इन सब चीज़ों का आभास करते हैं। तो ये हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं। इन ज्ञानेंद्रियों की सहायता से हम लोग पदार्थ का अनुमान लगा सकते हैं कि कोई पदार्थ एग्जिस्टेंस में है या नहीं है, किसी पदार्थ का अस्तित्व तो है कि नहीं है। तो यानी पदार्थ का पता हम लोग अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा भी लगा सकते हैं, अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा भी, यानी जो हमारे 5 सेंसेस होते हैं, इसके द्वारा भी हम लोग क्या लगा सकते हैं, अपनी पदार्थ की स्थिति का पता लगा सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो पदार्थ की बात हो गई। अब मैं आपको बताऊं तो पदार्थ की 5 अवस्था होती हैं। पदार्थ जो होते हैं ये 5 अवस्था में पाए जाते हैं। इनकी कितनी अवस्था होती हैं यह आपको पता होना चाहिए। पदार्थ की क्या होती है, 5 अवस्था होती हैं। तो 3 अवस्था तो आप पढ़े होंगे कि पदार्थ की ठोस अवस्था, पदार्थ की द्रव अवस्था, पदार्थ की गैस अवस्था। लेकिन तो इसकी जो चौथी अवस्था होती है उसको हम लोग प्लाज्मा कहते हैं, प्लाज्मा। और 5वीं अवस्था जो होती है यह बोस-आइंस्टाइन कहते हैं, बोस-आइंस्टाइन। तो ये पदार्थ की 5 अवस्था होती है। जैसे आप ठोस के बारे में जानते होंगे कि इसका आकार और आकृति क्या होती है, निश्चित होता है। यानी ऐसे पदार्थ जिसका आकार और आकृति क्या हो, निश्चित हो,
उसे हम लोग क्या कहते हैं, ठोस पदार्थ। द्रव पदार्थ जो होते हैं जिसकी आकृति या आकार निश्चित न हो उसे हम लोग द्रव पदार्थ कहते हैं। और हमारे गैस होते हैं, इनकी भी आकार और आकृति क्या होती है, निश्चित नहीं होती है। तो दोस्तों ये ठोस आप देखे होंगे, द्रव भी देखे होंगे, गैस भी देखे होंगे। ठोस में जैसे हमारे लकड़ी हो गया, प्लास्टिक हो गया, कागज़ हो गया, सिरेमिक हो गया, कोई भी अपने आसपास की जो वस्तु आप अपने हाथों से टच कर सकते हैं, जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस हो, उसे हम लोग ठोस पदार्थ कहते हैं। वहीं पर द्रव में आपके जो भी लिक्विड मटेरियल होते हैं, जैसे हमारे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, केरोसिन हो गया, ऑयल हो गया, ये सब हमारे क्या होते हैं, लिक्विड मैटर होते हैं, यानी द्रवीय पदार्थ होते हैं। और गैस पदार्थ जैसे हमारा ऑक्सीजन हो गया, हीलियम हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये सब हमारे गैस पदार्थ आते हैं। और ये प्लाज्मा जो होती है पदार्थ की चौथी अवस्था होती है। इसमें पदार्थ न तो पूर्ण रूप से ठोस होता है और न ही पूर्ण रूप से वह द्रव होता है। तो पदार्थ की उस अवस्था को हम लोग प्लाज्मा अवस्था कहते हैं। और बोस आइंस्टाइन जो होती है पदार्थ की 5वीं अवस्था होती है। तो दोस्तों ये पदार्थ चाहे किसी भी अवस्था में हो, इसमें क्या होता है, करंट प्रवाहित हो सकती है, चाहे ठोस अवस्था में हो, चाहे द्रव अवस्था में हो, चाहे गैसियस अवस्था में हो, चाहे प्लाज्मा अवस्था में हो, चाहे अन्य किसी अवस्था में हो। पदार्थ की सभी अवस्था में क्या होती है, करंट हमारी फ्लो हो सकती है। इस बात को आप नोट करके लिखेंगे, यानी पदार्थ की सभी अवस्था में क्या हो सकती हैं, हमारी क्या हो सकती है, करंट प्रवाहित हो सकती है, करंट फ्लो हो सकती है। हमारी जो वैद्युत धारा होती है क्या हो सकती है, फ्लो हो सकती है। जैसे ठोस की बात करें तो ठोस में जितने हमारे चालक पदार्थ होते हैं, जैसे आपके पास कॉपर हो गया, जैसे आपके पास एल्युमिनियम हो गया, जैसे आपके पास सिल्वर हो गया, ये हमारे ठोस चालक पदार्थ होते हैं। इसमें बड़ी आसानी से करंट फ्लो करती है। यानी जो आप अपने घर पर वायरिंग में जो तार यूज़ करते हैं उसमें जो मटेरियल भरा होता है जिसमें हमारी करंट प्रवाहित होती है, उसे हम लोग ठोस पदार्थ कहते हैं। वहीं पर द्रव है, द्रव में भी हमारी क्या होती है, करंट प्रवाहित होती है। जैसे आप देखे होंगे, अगर आपके घर पर बैटरी है तो बैटरी में जो इलेक्ट्रोलाइट भरा जाता है वह लिक्विड के फॉर्म में होता है, द्रवीय अवस्था में होता है, और उसमें भी हमारी क्या होती है, करंट प्रवाहित होती है। और गैसेज में भी हमारी करंट प्रवाहित होती है, जैसे नियान हो गया, आर्गन हो गया, हीलियम हो गया, इन सब गैसों में हमारी क्या होती है, करंट आसानी से प्रवाहित होती है। तो पदार्थ की सभी अवस्थाओं में करंट हमारी क्या होती है, फ्लो होती है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। अब दोस्तों कोई पदार्थ है जिसका कुछ न कुछ अगर एग्जिस्टेंस होता है तो वह पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। तो दोस्तों इतना उम्मीद है कि आप इसको उतार लिए होंगे। अब आगे हम लोग पदार्थ के बारे में और चर्चा करते हैं। आगे जो हमारा पदार्थ होता है यह छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। कोई पदार्थ है, चाहे वह ठोस अवस्था में हो, चाहे द्रव अवस्था में हो, चाहे गैस अवस्था में हो, चाहे प्लाज्मा अवस्था में हो, यह छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। जैसे अगर मैं कहूँ कि ये अगर आपका मार्कर है तो मार्कर, ये आपको एक पूरा अस्तित्व यहाँ पर आपको मार्कर का दिख रहा है, लेकिन तो इसके जो प्रत्येक पार्ट्स होंगे वो छोटे छोटे भागों से मिलकर बने होंगे। इसी तरह से हर एक वस्तु छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है। तो जो पदार्थ का जो सबसे छोटा कण होता है, यानी जो पदार्थ होता है यह छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। छोटे छोटे कणों से मिलकर क्या होता है, बना होता है। कणों से मिलकर बना होता है। और इन छोटे छोटे जो कण होते हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। परमाणु का मतलब एटम, यानी जो सबसे छोटा कण होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि जो सबसे छोटा कण होता है उसको तो हम लोग परमाणु कहते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग परमाणु की बात करें तो परमाणु भी छोटे छोटे तत्वों से मिलकर बना होता है। यानी ये पदार्थ परमाणु जो होता है, जो एटम होता है दोस्तों, इसके अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आगे अगर हम लोग परमाणु की बात करें तो प्रत्येक परमाणु का क्या होता है, प्रत्येक परमाणु का क्या होता है, अपना नाभिक होता है। प्रत्येक परमाणु का क्या होता है, अपना नाभिक होता है। तो दोस्तों यहाँ पर कोई परमाणु हम ले रहे हैं जिसके नाभिक को हम लोग यहाँ पर दिखा रहे हैं, या उस नाभिक है, यह क्या है, नाभिक। नाभिक को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं।
तो किसी पदार्थ का ये क्या है, नाभिक है। अब दोस्तों नाभिक के अंदर, यानी नाभिक के अंदर क्या होते हैं, नाभिक के अंदर हमारे क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और क्या होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। ये नाभिक के अंदर होते हैं। तो नाभिक के अंदर हमारे प्रोटॉन होते हैं और क्या होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। और इस नाभिक के चारों तरफ दीर्घवृत्तीय कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यानी कक्षा यहाँ पर जो सेल होती है उसको हम लोग कुछ इस तरह से दिखाएंगे। ये जो कक्षा होती है दोस्तों, इस तरह से हम लोग सेल को दिखा रहे हैं। ये जो आपने दिखाया इसको हम लोग क्या कहेंगे, सेल कहेंगे। ये हमारे क्या है, सेल या कक्षा या ऑर्बिट, ये नाम से हम लोग इसको जानेंगे। तो ये जो कक्षा होती है यानी जो सेल होता है, सेल में हमारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। सेल में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। सेल में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जो पहली कक्षा हो गई, पहला जो सेल होता है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो दूसरा सेल होता है, जो दूसरी कक्षा होती है, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो अगली कक्षा होती है इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये जो सेल होते हैं इनमें जो इलेक्ट्रॉन भरते हैं ये 2n² के नियमानुसार भरते हैं। 2n² के नियमानुसार भरते हैं, जहाँ n जो होती है, जहाँ n क्या है, नंबर्स ऑफ सेल, यानी जो सेल की संख्या पर n बराबर अगर हम लोग 1 लें तो पहला सेल, n बराबर 2 लें तो दूसरा सेल यानी दूसरी कक्षा, अगर n बराबर 3 लें तो तीसरी कक्षा यानी तीसरा सेल। तो इस तरह से हमारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन भरते हैं। अगर पहले सेल की बात करें तो n की जगह 1 रखेंगे और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, और 1 में जब 2 से गुणा कर देंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन हमारे पहले सेल में एग्जिस्ट करेंगे। वहीं पर अगर n की जगह 2 रखेंगे यानी दूसरी कक्षा को लेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, और 4 में 2 का गुणा करेंगे तो 4 दूना के 8 होगा। यानी ये पहली कक्षा में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी कक्षा में हमारे 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। दोस्तों ये थोड़ा सा आप करेक्ट कर लीजिएगा, दूसरी कक्षा में हमारे 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पर 4 हो गए, 4 और यहाँ पर हो जाएगा, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 2n² के हिसाब से हमारे सेल में जो होते हैं इलेक्ट्रॉन भरते हैं। इसी तरह से अगर n बराबर 3 लें तो 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 3 9, 9 में 2 से गुणा कर देंगे तो 18। तो यानी तीसरी कक्षा में हमारे 18 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। तो इस तरह से हमारे जो होते हैं इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पर थोड़ी सी बातें अगर आपको मैं बताऊँ तो जो नाभिक होता है, नाभिक के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन होता है और हमारे क्या होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। तो जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन पर कैसा चार्ज होता है, प्रोटॉन पर जो होता है, प्रोटॉन के बारे में आप थोड़ी सी बातें जानते रहिए। प्रोटॉन पर क्या होते हैं, धनावेशित चार्ज होता है। धनावेशित चार्ज होता है। धनावेशित का मतलब जो प्रोटॉन होते हैं यह पॉजिटिव चार्ज होते हैं। और कितना होता है तो वह आपको पता होना चाहिए, +1.6 × 10⁻19 कूलम्ब का क्या होता है, हमारे प्रोटॉन पर धन आवेश चार्ज होता है। अगर प्रोटॉन के द्रव्यमान की बात करें, यह क्या हो गया, प्रोटॉन पर हमारे क्या है, चार्ज है, इतना हमारे क्या है, चार्ज है। अगर इसकी मास की बात करें, मास यानी द्रव्यमान की बात करें, तो प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है वह 1.67 × 10⁻27 kg होता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है कि जो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है वह कितना होता है, 1.67 × 10⁻27 kg होता है। तो दोस्तों ये 2 बातें आपको प्रोटॉन के बारे में याद रखना है कि प्रोटॉन पर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, धनात्मक चार्ज होता है। वह कितना होता है, 1.6 × 10⁻19 कूलम्ब का क्या होता है, हमारा धनात्मक चार्ज होता है। अगर प्रोटॉन के द्रव्यमान की बात करें तो 1.67 × 10⁻27 kg हमारा क्या होता है, प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है। तो एक चीज़ हमेशा याद रखेंगे कि जो हमारा न्यूट्रॉन होता है, यहाँ पर अगर मैं आपको न्यूट्रॉन के बारे में बताऊँ, न्यूट्रॉन तो न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है, कोई चार्ज नहीं होता है, यानी कोई चार्ज नहीं होता, नो चार्ज आपका
इलेक्ट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। अगर हम लोग न्यूट्रॉन के द्रव्यमान की बात करें तो जो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है वह प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। तो ये भी बात आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे कि न्यूट्रॉन का द्रव्यमान बराबर किसके होता है? प्रोटॉन के द्रव्यमान के। यानी जो आपका प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है वह न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। तो ये दो बातें आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में पता होना चाहिए। आगे हम लोग यहीं पर थोड़ा सा देख लेते हैं किसके बारे में, इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन, अब इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं इसके बारे में 4-5 बातें आपको ध्यान में रखना है। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं यह जो दीर्घवृत्तीय कक्षा होते हैं इसमें चक्कर लगाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं कक्षा यानी दीर्घवृत्तीय कक्षा में, दीर्घवृत्तीय कक्षा में क्या लगाते हैं? चक्कर लगाते हैं। दीर्घवृत्तीय कक्षा में क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। तो दूसरी बात आपको इलेक्ट्रॉन के बारे में क्या पता लगाना है? इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेशित यानी नेगेटिव चार्ज होता है। कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पर हमारा कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। और कितना होता है तो वह आप ध्यान में रखेंगे -1.6 × 10⁻⁹ कूलम का हमारे पास क्या होता है? न्यूट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की बात करें, यानी इसका जो द्रव्यमान हम लोग कहें, तो जो हमारे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है वह होता है आपका 9.11 × 10⁻31 kg। यह आपका हमारा द्रव्यमान होता है किसका? इलेक्ट्रॉन का। तो अब जो है दोस्तों आपको इलेक्ट्रॉन के बारे में और कुछ बातें पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण ही हमारे क्या होती है? वैद्युत धारा बहती है। यानी इसके प्रवाह के कारण ही क्या होती है? वैद्युत धारा बहती है। वैद्युत धारा बहती है। अगली बात अगर इलेक्ट्रॉन के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं उसके विपरीत दिशा में हमारा क्या होती है? वैद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो वैद्युत धारा जो प्रवाह होता है वह इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में हमारा क्या होती हैं? वैद्युत धारा प्रवाहित होती है। वैद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो ये 4-5 बातें आपको किसके बारे में पता होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन के बारे में पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो हमारी जो सेल होती हैं, जो कक्षा होती हैं उसमें एग्जिस्ट करते हैं। ये पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तीसरी कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। दूसरी बात मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है? तो नेगेटिव चार्ज होता है। यह आपको पता होना चाहिए। कितना होता है? कितना होता है आपका? -1.6 × 10⁻⁹ कूलम का आपका क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। अगर इसके द्रव्यमान की बात करें तो इसका द्रव्यमान कितना होता है? 9.11 × 10⁻31 kg आपका क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। अब अगली बात आपको क्या पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण ही हमारी क्या होती है? वैद्युत धारा बहती है। यानी इलेक्ट्रॉन अगर प्रवाहित हो तो उसी के कारण ही हमारी क्या होती है? वैद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो एक चीज़ आपको यहाँ पर नोटिस करने वाली बात होती है कि जो इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में प्रवाहित होते हैं उसके विपरीत दिशा में हमारी क्या होती है? वैद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो ये आपको अगली बात ध्यान में रखना है। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ बातें और हैं जो मुझको बताना है आपको। क्या बात है? यहाँ पर देखिए जो हमारा नाभिक होता है, नाभिक के जो भी हमारे तत्व हैं जैसे हमारे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या इसके बाहर जो सेल में इलेक्ट्रॉन है, ये एक नाभिकीय बल के द्वारा एक दूसरे से बंधे होते हैं। यानी एक न्यूक्लियर फोर्स के द्वारा हमारे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह बंधे होते हैं। तो दोस्तों जो ये इलेक्ट्रॉन होता है यह इस कक्षा में अगर चक्कर लगा रहा है तो यानी इसके पास कुछ न कुछ अपनी खुद की ऊर्जा होगी जो कक्षा में क्या करता है? चक्कर लगाने के लिए
इसको प्रयास कराता है या चक्कर लगाने की कोशिश कराता है। तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके पास अपनी खुद की ऊर्जा होती है, जिसके कारण ये क्या होते हैं, चक्कर लगाते हैं। दूसरी, यह इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नाभिकीय बल के द्वारा नाभिक से जुड़े होते हैं। अगर ये नाभिकीय बल न हो तो इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा को छोड़कर बाहर चले जाएंगे। तो यहाँ पर एक नाभिकीय बल होता है जो कि आपको इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ बांधे रखने का काम करता है। तो यहाँ से एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि जो इलेक्ट्रॉन नाभिक से जितना पास होता है, जो इलेक्ट्रॉन नाभिक से जितना पास होता है उसका नाभिक के साथ नाभिकीय बल उतना अधिक होता है और उसकी खुद की ऊर्जा क्या होती है, उतना कम होती है। समझ रहे हो? जो इलेक्ट्रॉन नाभिक से जितना पास होता है उसका नाभिक के साथ नाभिकीय बल उतना अधिक होता है और खुद की ऊर्जा जो होती है उतना क्या होती है, कम होती है। लेकिन तो जो इलेक्ट्रॉन नाभिक से जितना अधिक दूर होता है उसका नाभिक के साथ बंधन उतना कम होता है, यानी नाभिकीय बल उतना कम होता है और इसकी खुद की ऊर्जा क्या होती है, उतना अधिक होती है। यानी जो इलेक्ट्रॉन नाभिक से जितना अधिक दूर रहेगा उस इलेक्ट्रॉन को अगर कक्षा छोड़ना है या छुड़वाना है तो थोड़ी सी ऊर्जा अगर हम दे देंगे तो वो अपनी कक्षा को क्या कर देगा, छोड़ देगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है क्या, कि जो इलेक्ट्रॉन नाभिक से जितना पास होता है उस इलेक्ट्रॉन का नाभिक के साथ जो नाभिकीय बल होता है उतना अधिक होता है और उसकी खुद की ऊर्जा क्या होती है, कम होती है। ये स्टेटमेंट आपको ध्यान में रखना है। तो अब दोस्तों ये इलेक्ट्रॉन के बारे में मैंने आपको इतनी सारी चीज़ें बताया। अब ये जो चूँकि दूसरा टॉपिक हमारा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ही था तो इलेक्ट्रॉन के बारे में इतनी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो पहला हमारा टॉपिक था पदार्थ। पदार्थ के बारे में भी मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताया और पदार्थ के बाद मैंने आपको इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया। यहीं से 2-3 चीज़ें और अगर मैं आपको बता दूँ तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो हमारा एटम यानी जो हमारा परमाणु होता है, परमाणु कोई परमाणु है, परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है या इसका डायामीटर कितना होता है, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, व्यास। तो परमाणु का जो व्यास होता है दोस्तों, यह आप ध्यान में रखेंगे कि 10⁻⁻10 मीटर होता है, 10⁻⁻10 मीटर। और ये बहुत छोटी वैल्यू होती है क्योंकि पदार्थ का जो सबसे छोटा कण होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। तो उसका व्यास अगर आपसे पूछ लिया जाए तो 10⁻⁻10 मीटर। वहीं पर अगर नाभिक का व्यास आपसे पूछ लिया जाए, नाभिक का व्यास, नाभिक का व्यास जो अगर आपसे कोई पूछ लिया जाए तो ये आप ध्यान में रखेंगे कि 10⁻14 मीटर होता है। यहीं पर अगर आपसे इलेक्ट्रॉन का व्यास पूछ लिया जाए, इलेक्ट्रॉन का व्यास अगर आपसे पूछ लिया जाए तो 10⁻15 मीटर होता है। यानी सबसे छोटा यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन है, उससे बड़ा आपका नाभिक होता है और नाभिक से बड़ा हमारा क्या होता है, परमाणु होता है। और परमाणु से मिलकर हमारे अणु बनते हैं और अणु का एक स्वरूप जो होता है वह क्या होता है, पदार्थ होता है। उम्मीद है कि इतनी चीज़ें आपको पता हो गई होगी। अब हम लोग पढ़ेंगे आवेश क्या होता है। आवेश, तो इसको हम लोग मिटा देते हैं। तो दोस्तों आवेश क्या होता है इसके बारे में अब आपको पढ़ना है। तो अगली हमारी हेडिंग पड़ेगी आवेश। आवेश जिसको हम लोग क्या कहते हैं, चार्ज कहते हैं। तो सबसे पहली बात कि जो चार्ज होती है इसकी इकाई यानी यूनिट क्या होती है। चार्ज की यूनिट क्या होती है भाई, आवेश यानी जो चार्ज होती है इसकी यूनिट क्या होती है, कूलाम या कूलम। एक मिनट, कूलम, यह हमारी क्या होती है, चार्ज की यूनिट होती है। क्या होती है, कूलाम या कूलम।
तो दोस्तों अब देखिए ये जो चार्ज होता है इसकी परिभाषा अगर हम लोग कहें यानी जो इसकी डिफिनीशन होगी यह क्या होगी। अब चार्ज के बारे में देखिए, चार्ज अगर हम लोग कहें तो यह एक ऐसा इलेक्ट्रिकल फिनोमिना है जो किसी दूसरे चार्ज पर बल लगाता है, जो किसी दूसरे चार्ज पर क्या करता है, बल लगाता है। इतनी छोटी सी परिभाषा आपको ध्यान में रखना है क्या कि ये एक ऐसा इलेक्ट्रिकल फिनोमिना है। इलेक्ट्रिकल फिनोमिना का मतलब जो होता है ये एक वैद्युत एक तरह से परिघटना है जो किसी दूसरे चार्ज पर क्या लगाता है, बल लगाता है। तो दोस्तों इसके पहले आपने पढ़ा पदार्थ के बारे में। पदार्थ, तो पदार्थ के बारे में अगर आप ध्यान दिए होंगे तो पदार्थ पर जो इलेक्ट्रॉन, पदार्थ में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उस पर जितना चार्ज यानी जितना निगेटिव चार्ज होता है उतना ही पॉजिटिव चार्ज आपके प्रोटॉन पर होते हैं। यानी नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। लेकिन तो जब इनकी संख्या कम या ज़्यादा हो जाए तो वह पदार्थ क्या हो जाएंगे, चार्ज मतलब बॉडी हो जाएगी, चार्ज पदार्थ उसको कहेंगे। तो यहीं पर देखिए ये जो पदार्थ यानी ये एक ऐसा इलेक्ट्रिकल फिनोमिना होता है जो किसी दूसरे चार्ज पर यानी दूसरे आवेश पर बल लगाता है। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर कोई एक चार्ज है, एक चार्ज बॉडी है, तो अगर हम लोग उस पर कह रहे हैं कि अगर इस पर पॉजिटिव क्यू चार्ज है, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर हम एक और पॉजिटिव क्यू चार्ज की बॉडी ले रहे हैं, तो यह क्या होता है, इस पर कैसा बल लगता है यह आपको पता होना चाहिए। तो इसी बल के बारे में कूलाम साहब ने अपना नियम दिया था, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कूलाम का नियम कहते हैं। कूलाम का नियम किस बारे में बताया था कि जो चार्ज होते हैं इस पर जो बल लगता है, इस बल का नेचर क्या होता है, इस बल का स्वभाव क्या होता है। तो कूलाम साहब ने ये बताया था कि अगर समान चार्ज होंगे, समान चार्ज का मतलब क्या, प्लस प्लस चार्ज या माइनस चार्ज, ये देखिए या तो प्लस प्लस चार्ज हो सकते हैं या तो माइनस माइनस चार्ज हो सकते हैं। इसको हम लोग क्या कहेंगे, समान चार्ज कहेंगे। तो जो समान चार्ज इन्होंने बताया था कि समान चार्ज पर प्रतिकर्षण का बल लगता है। समान चार्ज पर कैसा बल लगता है, प्रतिकर्षण का बल लगता है। और विपरीत चार्ज हो यानी विपरीत चार्ज पर आकर्षण का बल लगता है। विपरीत चार्ज पर कैसा बल लगता है, आकर्षण का बल लगता है। तो जो भी यह बल लगता है यह इन दोनों चार्ज, अगर जो समान चार्ज है या विपरीत चार्ज है, विपरीत चार्ज क्या होंगे, एक पॉजिटिव चार्ज होगा, दूसरा क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। इसको हम लोग क्या कहेंगे, विपरीत चार्ज कहेंगे। तो विपरीत चार्ज पर चाहे समान चार्ज पर जो भी बल लगेगा, ये जो भी बल लगेगा वह उन दोनों चार्ज के गुणनफल के क्या होगा, समानुपाती होगा। और इनके बीच की जो दूरी होगी, इनकी बीच की दूरी के वर्ग के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। यह बात किसने बताई थी, कूलम साहब ने बताई थी। तो यहाँ से जब समानुपाती का चिन्ह हटता है तो एक कांस्टेंट वैल्यू आती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 × Q2 अपान क्या, R²। आगे हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, न्यूटन मीटर। तो यहाँ पर देखिए ये जो आपका बल लगेगा उस बल का मान आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 × Q2
अपन r स्क्वायर के क्या होगा, बराबर होगा। तो ये जो चार्ज होता है, ये जो आवेश होता है दोस्तों, ये एक ऐसा इलेक्ट्रिकल फिनोमिना होता है जो किसी दूसरे चार्ज पर क्या लगाता है, बल लगाता है। और इस बल के बारे में किसने बताया था, कूलाम साहब ने बताया था कि अगर दो समान चार्ज हैं तो इस पर प्रतिकर्षण का बल लगेगा और विपरीत चार्ज हैं तो इस पर आकर्षण का बल लगेगा, और जो भी बल लगता है वो उन दोनों चार्ज के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये आवेश होता है। दोस्तों एक चीज़ और आपको पता होना चाहिए कि जो चार्ज होता है इसको हम लोग स्मॉल q से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं और q बराबर होता है n इंटू ई। ये आपका q बराबर क्या होता है, n इंटू ई, जहाँ e क्या है, इलेक्ट्रॉन है, और n क्या है, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या। इलेक्ट्रॉन की संख्या है। तो यहाँ पर आप यहाँ से अगर आपको इलेक्ट्रॉन पता है और उसकी संख्या अगर पता है तो चार्ज की गणना आप कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन अगर आपको पता है और उसकी संख्या पता है तो चार्ज की गणना आप क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। क्योंकि आपको बताया गया कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का क्या होता है, चार्ज होता है, और वो कैसा चार्ज है, निगेटिव। तो अगर हम इस चीज़ को कंसीडर करें कि जो कूलाम होता है या कूलाम जो होता है यह क्या होता है, आवेश की इकाई होती है, तो एक इलेक्ट्रॉन इतने कूलम के बराबर होता है। तो अगर एक कूलाम की बात करें तो वह कितने इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 क्या होगा, कूलम के बराबर होगा। या इसी चीज़ को अगर आप लिखेंगे तो इसमें भाग लगाएंगे तो 0.625 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन, यानी एक कूलाम का जो चार्ज होगा वह इतने इलेक्ट्रॉन के क्या होगा, बराबर होगा। कितने इलेक्ट्रॉन के, एक कूलाम का जो चार्ज होगा वह 0.625 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन के क्या होगा, बराबर होगा। ये भी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो उम्मीद है दोस्तों कि आवेश क्या होता है, चार्ज क्या होता है, ये चीज़ आपको पता हुई होगी। तो अगर आप यहीं से अगर ध्यान दें तो जो करंट की परिभाषा आपने बताई थी या इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे चार्ज भी क्या होते हैं, क्यों प्रवाहित होते हैं, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इतने कूलम चार्ज के क्या होता है, बराबर होता है। तो जो वैद्युत धारा होती है यहाँ पर लिखा गया है, इसकी जो एक्चुअल में डिफिनीशन आपको बताई जाती है वह क्या बताई जाती है कि इलेक्ट्रॉन या आवेश के प्रवाह की दर को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत धारा कहते हैं। तो ये हमारी आज की नेक्स्ट टॉपिक है, वैद्युत धारा क्या होता है। तो आइए अब हम लोग समझते हैं वैद्युत धारा क्या होता है। वैद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट। वैद्युत धारा को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट इंग्लिश में कहते हैं। सबसे पहली बात इसके बारे में आप लिखिए कि इसको I से प्रदर्शित करते हैं। I से क्या करते हैं, हम लोग प्रदर्शित करते हैं। I बराबर I से प्रदर्शित करते हैं और इसकी यूनिट आप लिख लीजिए, यूनिट। वैद्युत धारा की यूनिट क्या होती है, एम्पियर। वैद्युत धारा की यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है। अब इसकी परिभाषा की बात करें, यानी डिफिनीशन की बात करें, तो यह क्या होता है, आवेश या इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर को हम लोग क्या कहते हैं, दर को वैद्युत धारा कहते हैं।
आवेश या इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत धारा कहते हैं। यानी आवेश का प्रवाह हो या इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो, दोनों के कारण ही हमारी क्या होती है, वैद्युत धारा बहती है। या यहीं से आप लिख सकते हैं I बराबर क्या होता है, dQ/dt होता है। और जहाँ dQ क्या है, यह आपको बताता है चेंज इन चार्ज, और ये dt क्या है, यह आपको बताता है चेंज इन टाइम। तो समय के साथ साथ जो हमारे चार्ज में परिवर्तन होता है, परिवर्तन का मतलब उसकी गति क्या हो रही है, परिवर्तित हो रही है, उसमें चेंज हो रहा है, तो उसी की वजह से हमारा क्या होता है, वैद्युत धारा प्रवाहित होती है। या I बराबर यहाँ से Q/, क्या लिख सकते हैं, T भी लिख सकते हैं। तो Q जो होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, चार्ज कहते हैं। और चार्ज की इसको हम लोग क्या कहते हैं, आवेश या चार्ज कहते हैं। इसकी यूनिट क्या होती है, कूलम्ब होती है। और जो ये टाइम होता है इसको हम लोग किस में लेते हैं, सेकेंड में लेते हैं। तो जो हमारी वैद्युत धारा होती है इसकी एक और यूनिट हो जाती है, क्या हो जाती है, कूलम्ब पर सेकेंड। ये दूसरी यूनिट, आप पहली यूनिट याद रखेंगे एम्पियर और दूसरी यूनिट कूलम्ब पर सेकेंड होती है। तो यह आपको वैद्युत धारा के बारे में पता होना चाहिए। और जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया कि अगर वैद्युत धारा जिस दिशा में प्रवाहित हो रही है उसके विपरीत दिशा में हमारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होती हैं। तो वैद्युत धारा, इस बात को लिख लेंगे, वैद्युत धारा इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में बहती है। यह कैसे, जैसे अगर आप यहाँ पर बैटरी कोई ले लें दोस्तों, यह कोई बैटरी है, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल या निगेटिव टर्मिनल, इस बैटरी से अगर आप कोई लोड कनेक्ट कर दें, यह हमने लोड कनेक्ट कर दिया, लोड को आपने क्या कंसीडर किया, यह हमारा बल्ब है। तो यहाँ से जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है यहाँ से हमारे क्या होती है, करंट निकलती है, और जो निगेटिव टर्मिनल होता है यहाँ से इलेक्ट्रॉन जनरेट होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन इस दिशा में गति करते हैं, इलेक्ट्रॉन की दिशा इस तरह से होगी और उसके विपरीत दिशा में हमारी करंट बहती इस तरह से। यानी आप हमेशा ध्यान में रखेंगे जो वैद्युत धारा होती है वह हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ प्रवाहित होती है, यानी उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ प्रवाहित होती है। तो इस बात को भी आप लिख सकते हैं कि जो वैद्युत धारा होती है यह उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ प्रवाहित होती है, उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ क्या होती है, प्रवाहित होती है। तो दोस्तों ये वैद्युत धारा जो होती है ना, इसको प्रवाहित होने के लिए, इसको बहने के लिए, इसको फ्लो होने के लिए कुछ कंडीशन होना चाहिए, होती है, और वो कंडीशन जब फुलफिल होगी तभी हमारी क्या होती है, वैद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो वैद्युत धारा को प्रवाहित होने की शर्तें क्या हैं, तो ये नेक्स्ट हमारा टॉपिक है। अभी मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं वैद्युत धारा को प्रवाहित होने की शर्तें। वैद्युत धारा को प्रवाहित होने की शर्तें। वैद्युत धारा को प्रवाहित होने की शर्तें क्या है, शर्तें भाई? सबसे पहली शर्त यह होती है कि परिपथ क्लोज होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। और तीसरा शर्त क्या होना चाहिए कि माध्यम होना चाहिए। आइए इन तीनों बातों को हम लोग समझते हैं। सबसे पहली बात कि वैद्युत धारा को प्रवाहित होने के लिए परिपथ क्या होना चाहिए,
क्लोज। परिपथ होता क्या है, आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक भी है। परिपथ का मतलब एक ऐसा पथ जिससे होकर हमारी वैद्युत धारा प्रवाहित होती है, उसको हम लोग परिपथ कहते हैं। जैसे अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो आपका जो मार्ग है, आपका जो रास्ता है, वह कहीं बीच में से टूट गया या ब्लॉक हो गया, तो आपका पथ जो है, जिस रास्ते पर आप जा रहे हैं, वह बाधित हो गया, यानी आपका जो आवागमन है वह पूर्ण नहीं हो पाएगा। उसी तरह से जो हमारी वैद्युत धारा बहती है, जिससे होकर बहती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, परिपथ कहते हैं। इसके लिए हम लोग चालक, तार या वायर, कंडक्टर आदि चीज़ों का प्रयोग करते हैं। तो ये परिपथ क्या होना चाहिए, जैसे अगर आपको यहीं पर मैं दिखाऊं कि यह हमारी क्या है, बैटरी है। बैटरी से 2 तार हमने निकाला और इस तार को हम एक स्विच के द्वारा जोड़ दिए और इस स्विच की सहायता से हमने एक बल्ब लगाया और बल्ब को हम लोग बैटरी के दूसरे टर्मिनल से हमने जोड़ दिया। तो देखिए दोस्तों, यह स्विच जो होता है, इसको हमने क्या कह दिया, स्विच जो काम करता है, परिपथ को जोड़ने और तोड़ने का काम करता है, परिपथ को बंद करने और खोलने का काम करता है। अभी ये खुला हुआ परिपथ है, तो आप जानते हैं कि अगर आपके घर का पंखा नहीं चल रहा है, यानी स्विच ओपन है, यानी आपके घर की लाइट नहीं जल रही है, यानी स्विच क्या है, ओपन है, यानी आपके घर का कोई भी उपकरण काम नहीं कर रहा है या ऑपरेटिंग कंडीशन में नहीं है, तो स्विच क्या है, ओपन है। पंखा को चलाने के लिए स्विच को आपको दबाना पड़ेगा, यानी स्विच को क्लोज करना पड़ेगा। तब स्विच को क्लोज करेंगे तो ये यहाँ पर जो गैप दिख रहा है ये बंद हो जाएगा, यानी परिपथ क्लोज हो जाएगा। और जैसे ही परिपथ क्लोज करेंगे तो यहाँ से हमारी करंट ऐसे फिर बहना स्टार्ट हो जाएगी। तो सबसे पहली बात कि परिपथ क्लोज होना चाहिए, जैसे मैंने आपको यहाँ पर दिखाया। दूसरी बात क्या होनी चाहिए कि पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब विभवांतर। विभवांतर मतलब विभव का अंतर। विभव का अंतर का मतलब वोल्टेज का अंतर। जैसे अगर आप अपने घर पर सप्लाई लेकर आते हैं तो एक फेज होता है, एक न्यूट्रल होता है। तो फेज में 230 वोल्ट होता है और न्यूट्रल का जो वोल्टेज होता है वह 0 वोल्ट होता है। तो इन दोनों के बीच का जो अंतर होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं, विभव का अंतर कहते हैं। कैसे निकालते हैं, हाई पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल को घटा देते हैं तो हमारा विभवांतर निकल के आता है। तो आई इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, जो हमारी करंट होती है यह भी यानी विभव का अंतर। अगर हमारे यहाँ पर वोल्टेज हमने मान लिया V1 है और यहाँ पर वोल्टेज मान लिया V2 है, तो V1 माइनस V2 यानी इसका जितना अंतर अधिक होगा हमारी क्या होगी, करंट का मान क्या होगा, उतना अधिक होगा। अंतर कैसे निकालेंगे, जैसे 230 में से हम लोग क्या करें, 230 में से 0 को घटाइए तो अंतर कितने का आएगा, 230 का आएगा। तो अंतर अभी 230 का, अगर मान लीजिए यहाँ पर 0 की जगह हमने 10 वोल्ट ले लिया तो अंतर कैसे निकालेंगे, 230 माइनस हम लोग क्या करेंगे 10 यानी 220। तो अंतर कम हो गया तो करंट कम हो जाती है और अंतर जितना अधिक रहेगा करंट का मान क्या होगा, उतना अधिक होता है। तो जो ये विभवांतर होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, यह जब तक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं रहेगा तब तक हमारी करंट नहीं बहेगी। अगर समान विभव पर हमारी कोई करंट नहीं बहती। समान विभव का मतलब अगर ये पॉइंट मान लीजिए यहाँ पर ए है और ये कोई रेजिस्टेंस है और यहाँ पर कोई बी पॉइंट है ना, इसमें अगर हम लोग करंट की गणना करें और हम कहें कि ए और बी का विभव समान है, ए और बी का विभव क्या है, समान है, तो जब विभव समान हो जाए तो अंतर क्या हो जाएगा, 0। अंतर क्या हो जाएगा, 0। यानी जब दोनों का अंतर, यहाँ का वोल्टेज अगर यहाँ पर विभव हमने मान लिया V1 है और यहाँ पर विभव क्या है, V2 है, तो जो I होगी वह समानुपाती किसके होगी, V1 माइनस V2 की होगी। तो यहाँ पर I समानुपाती V1 का मान वह किसके बराबर है, V2 के, यानी दोनों का अंतर क्या है, समान है। तो V1 माइनस यानी V2 के जगह आप V1 कर लीजिए। तो अब देखिए I इस समानुपाती यहाँ पर घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जब विभव 0 हो गया तो करंट का मान क्या हो गया, 0 हो गया। यानी कोई करंट नहीं बहेगी किस कंडीशन में, जब विभवांतर न हो। तो करंट बहने के लिए विभवांतर होना जरूरी है। और तीसरी शर्त क्या है कि माध्यम होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए। तो करंट हमारे कहाँ बहती है, कोई चालक तार है, कोई कंडक्टर है, उसके अंदर से होकर हमारी करंट क्या होती है, प्रवाहित होती है। हवा में करंट नहीं बहती है, लकड़ी में नहीं बहती है, प्लास्टिक में नहीं बहती है, इसके लिए चालक तार की आवश्यकता पड़ती है। तो ये जो हमारे कंडक्टर होते हैं वह चालक की तरह काम करते हैं और वही क्या होते हैं, माध्यम भी बनते हैं करंट को प्रवाहित होने के लिए। जैसे आप देखे होंगे कि चालक तार की वजह से, कंडक्टर की वजह से कहीं वोल्टेज और जगह पैदा हो रहा है और इसकी सहायता से हमारे घर तक सप्लाई आ जाती है।
तो माध्यम होना चाहिए। तो ये 3 चीज़ें अगर ज़रूरी है तभी हमारी क्या होगी, करंट प्रवाहित होती है। तो उम्मीद है कि आपको वैद्युत धारा क्या होती है और परिपथ क्या होता है। परिपथ क्या होता है, एक ऐसा पथ जिससे होकर हमारी वैद्युत धारा प्रवाहित होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, परिपथ कहते हैं। तो ये भी चीज़ आपको पता हो गया। अब परिपथ के तत्व दोस्तों आपको पता है, मैं बता दूं कि जो परिपथ के तत्व एलिमेंट होते हैं वह क्या क्या होते हैं, एक परिपथ में क्या क्या चीज़ें लगी हो सकती हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, परिपथ के तत्व कहते हैं। तो परिपथ के तत्व, परिपथ के तत्व यानी एलिमेंट ऑफ सर्किट। परिपथ के तत्व क्या क्या होते हैं ये चीज़ें आप देखिए। जो परिपथ के तत्व होते हैं, सबसे पहले रजिस्टेंस, दूसरी चीज़ होती है इंडक्टेंस, और तीसरी जो चीज़ होती है वो क्या होती है, कैपेसिटेंस। ये सर्किट एलिमेंट कहे जाते हैं या परिपथ के तत्व कहे जाते हैं। तो जो रजिस्टेंस होता है दोस्तों, इसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं, आगे आपको पढ़ना है। इसको हम लोग प्रेरकत्व कहते हैं और इसको हम लोग संधारित्र कहते हैं। तो थोड़ी थोड़ी बातें आपको रजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस के बारे में मैं बता दूं कि जो रजिस्टेंस होता है यह परिपथ में धारा के प्रवाह का क्या करता है, विरोध करता है। यूनिट अगर हम बात करें तो इसकी यूनिट क्या होती है, यूनिट ओम, ओम्स। सिंबल क्या होता है, सिंबल ऐसे होता है। ये 2 चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि परिपथ में धारा के प्रवाह का जो विरोध करता है उसे रेजिस्टेंस कहते हैं, यूनिट क्या होती है, ओम होती है। अब दूसरा इंडक्टेंस क्या होता है, अगर कोई सीधा तार है तो इसमें दोस्तों यह वायर है या इसको आप क्या कह सकते हैं, तार कह सकते हैं या क्या कह सकते हैं, कंडक्टर कह सकते हैं। तो इसमें रेजिस्टेंस का गुण होता है जो इस तार में धारा के प्रवाहित होने का विरोध करता है। इसी वायर, तार या कंडक्टर को आप क्या कर दें, इस तरह से कुंडली कर दें, वाइंडिंग कर दें, तो अब इसमें यानी इसको आपने क्या बना दिया, कॉइल कर दिया। तो अब इसमें इंडक्टेंस का गुण आ जाएगा। इसमें किसका गुण आ जाएगा, इंडक्टेंस का गुण आ जाएगा। तो इंडक्टर जो होता है या प्रेरकत्व जो होता है, यह काम क्या करता है, यह अपने आप में धारा के फ्लो होने यानी धारा के परिवर्तन का विरोध करता है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। इंडक्टर की अगर आपको परिभाषा या डिफिनीशन मैं आपको बताऊं तो यह अपने आप में धारा में परिवर्तन का विरोध करता है। आगे और हम लोग इसके बारे में डिटेल से देखेंगे, बस थोड़ी थोड़ी चीज़ें आप जानिए। ये अपने आप में धारा में परिवर्तन का विरोध करता है। इसकी यूनिट अगर हम बात करें तो यूनिट क्या होती है, हेनरी। यूनिट क्या होती है, हेनरी होती है ना। एक चीज़ और आपको ध्यान देना चाहिए कि जो हमारा इंडक्टर होता है, इसका जो प्रतिरोध होता है, इसके प्रतिरोध को इंडक्टिव रिएक्टेंस यानी प्रेरणिक प्रतिघात कहते हैं। इंडक्टिव रिएक्टेंस यानी प्रेरक प्रतिघात कहते हैं। इसको प्रदर्शित कैसे करते हैं, इसका जो प्रतिरोध होता है जिसको हम लोग इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं, इसको हम लोग इंडक्टिव रिएक्टेंस को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, XL से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। और XL बराबर होता है 2πfL होता है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। और इसकी यूनिट भी क्या होती है, किसकी यूनिट, इन प्रेरक प्रतिघात की, इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी भी यूनिट क्या होती है, ओम होती है।
तो ये आपको इतनी चीज़ें आपको किसके बारे में पता होना चाहिए, इन प्रेरकत्व के बारे में यानी इंडक्टेंस के बारे में। यह अपने आप में धारा के परिवर्तन का विरोध करता है। दूसरी बात कि इसकी यूनिट क्या होती है, हेनरी होती है। तीसरी बात कि जो इसका रेजिस्टेंस होता है यानी इसके प्रतिरोध को इंडक्टिव रिएक्टेंस यानी प्रेरित प्रतिघात कहते हैं। एक्सल से प्रदर्शित करते हैं और एक्सल बराबर क्या होता है 2πfl होता है। और जो एक्सल की यूनिट होती है वह क्या होती है, ओम होती है। तो प्रतिरोध की भी यूनिट ओम हो गई और एक्सल की भी यूनिट क्या है, ओम है। तीसरी चीज़ हमारा कैपेसिटेंस, यानी इसके बारे में आप क्या लिखेंगे कि यह अपने आप में अचानक से वोल्टेज में परिवर्तन का विरोध करता है ना। अपने आप में अचानक से वोल्टेज में परिवर्तन का विरोध करता है। अब इसके बाद इसकी जो यूनिट होती है यूनिट क्या होती है भाई, यूनिट क्या होती है, फैरड होती है। 1 माइक्रो फैरड बराबर 10⁻⁶ फैरड के होता है, ये भी चीज़ आपको पता होना चाहिए। यूनिट क्या होती है, फैरड होती है और 1 माइक्रो फैरड बराबर 10⁻⁶ फैरड के होता है। अब जो होता है इस कैपेसिटर का जो प्रतिरोध होता है यानी इसके प्रतिरोध को कैपेसिटिव रिएक्टेंस हिंदी में क्या, संधारित्र प्रतिघात कहते हैं, यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं। अभी इसको जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है दोस्तों, इसको XC से प्रदर्शित करते हैं और XC बराबर आप यहाँ पर लिख लेंगे, XC बराबर 1/2πfc होता है। और इसकी यूनिट, किसकी यूनिट, कैपेसिटिव रिएक्टेंस की यूनिट क्या होती है, इसकी भी यूनिट क्या होती है, ओम्स होती है। तो इतनी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, यानी परिपथ के एलिमेंट के बारे में क्या क्या मैंने बताया, रेजिस्टेंस के बारे में बताया, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है, किसी परिपथ में धारा के प्रवाह का विरोध करता है, उसे रेजिस्टेंस कहते हैं, यानी उसके गुण को रेजिस्टेंस कहते हैं। यूनिट क्या होती है, ओम होती है। सिंबल क्या होता है, यहाँ पर आपको सिंबल दिखाई दे रहा है। दूसरा मैंने बताया इंडक्टेंस, यह अपने आप में धारा के परिवर्तन का क्या करता है, विरोध करता है, यानी अपने आप में धारा का परिवर्तन, अपने आप में जो धारा के परिवर्तन का विरोध करे उसको हम लोग इंडक्टेंस कहते हैं। और इसकी यूनिट क्या होती है, हेनरी होती है। और इसके रेजिस्टेंस को इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं। एक्सल से प्रदर्शित करते हैं और एक्सल बराबर 2πfl होता है। एक्सल की यूनिट क्या होती है, ओम। तो जो रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होती है, इसकी भी प्रतिरोध की यूनिट क्या होती है, ओम होती है। वहीं पर कैपेसिटेंस के बारे में मैंने बताया कि यह अपने आप में अचानक से वोल्टेज में परिवर्तन का विरोध करता है। इसकी यूनिट फैरड होती है और 1 माइक्रो फैरड बराबर 10⁻⁶ फैरड के होता है। और इसके प्रतिरोध को हम लोग कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं, यानी संधारित्र प्रतिघात कहते हैं। और इसको एक्सिस से प्रदर्शित करते हैं और इसकी यूनिट क्या होती है, ओम होती है। और एक्सी बराबर 1/2πfc के होता है। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये जो क्लास थी आज की BEE की, यह बेसिक की जो क्लास थी, मैंने आपको इतनी चीज़ें बताने का प्रयास किया। मैं चाहता तो एक एक लाइन में सबको बता देता है, लेकिन तो सभी जो भी आपकी बातें यहाँ पर लिखी गई, जो भी बिंदु लिखे गए, इसके बारे में मैंने आपको डिटेल से बताया कि आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आए। और इसी तरह से हमारे आगे की क्लास भी आएगी। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।